लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है, इसके कुछ वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जब भी इस प्रकार की वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको देखने को मिल जाए। इस चैनल पर विभिन्न विषयों के विभिन्न टॉपिकों की वीडियो अपलोड है, तो आप लोग चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो। और आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्था के बारे में। तो बाल विकास की अवस्थाएं मुख्यतः दो भागों में बांटी गई हैं। कुछ अवस्थाएं होती हैं जन्म के पूर्व की अवस्था, यानी जब गर्भाधान होता है, जब बच्चा गर्भ में आता है, तो उसमें भी तीन अवस्थाएं होती हैं। उसमें जो तीनों अवस्थाएं हैं वो डिम्बावस्था है। डिम्बावस्था यानी जब भी गर्भधारण होता है तो 0 से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था को डिम्बावस्था कहते हैं। उसके बाद आती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था यानी 2 सप्ताह से 2 माह तक भ्रूणावस्था होती है। उसके बाद आता है शिशुकाल, जो 2 माह से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तो उसे शिशुकाल कहते हैं। यानी ये तीनों अवस्थाएं होगी जन्म से पूर्व की अवस्था। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे जन्म के बाद की अवस्था। तो जो जन्म के बाद की अवस्था होती है उसकी पहली अवस्था है शैशवावस्था। आज हम शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था जो है 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था को फिर 2 भागों में पुनः बांटा गया है, यानी 0 से 3 वर्ष तक की आयु को शैशवकाल में बांटा गया है, और उसके बाद जो 3 से 6 वर्ष की आयु है वो पूर्व बाल्यकाल में बांटा गया है। यानी पूरी शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक की होती है, उसे 2 भागों में बांटा गया है, शैशवकाल यानी 0 से 3 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष तक। तो आगे देखते हैं हम। शैशवावस्था जन्मोपरांत विकास की पहली अवस्था होती है, यानी जब बालक जन्म लेता है तो उस समय जो पहली अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं। और ये विकास की पहली अवस्था होती है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। यानी ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आधार होता है जीवन का, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का आधार माना गया है। ये देखिए नीचे लिखा भी है, मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का आधार माना है। यानी ये नींव, एक प्रकार से जीवन का नींव होता है। इसमें जो भी विकास होंगे वो पूरे जीवन भर प्रभावी रहेंगे, पूरे भावी जीवन भर प्रभावी रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। ये देखिए, शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इन्फेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन तथा फेरी। अब देखिए, इन का मतलब हो गया ना, और फेरी का अर्थ हो गया बोलना, यानी जो ना बोल पाए। शिशु जो है इन्फेंट से मिलकर बना है, इन तथा फेरी। इन का अर्थ है ना और फेरी का अर्थ है जो बोलना, बोलना, यानी जो बोल ना पाए वही शिशु कहलाता है। साधारण सी बात है, हम ध्यान रखेंगे। शिशु मतलब होता है जो बोलने अयोग्य हो, यानी अक्षम हो, जो बोल ना सके। और सामान्यतः 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों को बोलने लगता है, जैसे पानी मांगने लगता है, माँ, मम्मी, पापा और सभी सार्थक शब्दों को बोलने लगता है जब 3 वर्ष का हो जाता है, यानी पूर्व बालकाल की अवस्था जब 3 वर्ष का हो जाता है। और हम शैशवावस्था के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो टीचिंग से संबंधित हो, चाहे जब भी अगर पेडोलॉजी से उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सभी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, चाहे वो आप शैशवावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, जिस भी अवस्था की जो भी परिभाषाएं दी हैं, चाहे वो एडलर की परिभाषा हो, फ्राइड की परिभाषा हो, थॉर्नडाइक की हो, और चाहे पियाजे का हो, चाहे जो हो, जिन्होंने जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सबके बारे में सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, और सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। कोई भी परिभाषा आपसे पूछा सकता है कि एडलर का कथन बताइए शैशवावस्था के बारे में, चाहे फ्राइड का हो गया। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एडलर की परिभाषा। एडलर की परिभाषा है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यानी जो विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था है जन्म के बाद, उससे उस शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। अगली परिभाषा है जो फ्रायड की। फ्रायड के अनुसार मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कथन है इनका कि जो भी बनना होता है बच्चे को वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड ने कहा था मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। और अगली परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, थॉर्नडाइक की परिभाषा है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, जो इनका शॉर्ट नाम थॉर्नडाइक आता है। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में होते हैं, यानी वो स्वप्न बहुत ज़्यादा देखते हैं 3 से 6 वर्ष के बालक। अगली परिभाषा हम देखेंगे, वैलेंटाइन। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वैलेंटाइन। तो ये एक मनोवैज्ञानिक भी थे। आप लोग जो परिचित है वैलेंटाइन, वो दूसरा है। वैलेंटाइन यहाँ पे मनोवैज्ञानिक है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। यानी जो ये वैलेंटाइन की परिभाषा है, इन्होंने कहा था जो शैशवावस्था होती है वो सीखने का अनोखा काल होती है। इनका भी परिभाषा बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे वैलेंटाइन की। सीखने का जो अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था कहलाती है। रूसो
की परिभाषा है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और सत्य भी है कि बालक जो भी कुछ देखेगा या अपने हाथ पैर से जो भी क्रियाएं करेगा वही उसके शिक्षक हैं। यानी बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। केसल की परिभाषा, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। यानी जब बालक जन्म लेता है और 6 वर्ष उसका जो शैशव अवस्था होता है वो बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है। यानी जब जैसे जन्म हुआ बालक का तो जो पहला 6 साल है उसमें वो 2 गुना सीखेगा बाद के 12 वर्षों से। यानी कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो 0 से लेकर 6 वर्ष यानी शैशव अवस्था में वो 2 गुना सीखता है बाद के 12 वर्षों से। यानी जब वो 7 से लेकर के फिर 14 यानी जब किशोरावस्था में जब तक नहीं पहुंच जाता है उसका 2 गुना सीख लेता है शुरुआत के 6 वर्षों में यानी शैशव अवस्था में। आगे देखते हैं शैशव अवस्था के बारे में। शैशव अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो आप महसूस कर सकते हैं या जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो देख रहे होंगे इसको, वो बहुत बखूबी से देखेंगे, महसूस करेंगे। ये जो है शारीरिक विकास, इसमें जो है शैशव अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता हो जाती है। जाहिर सी बात है, बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे, उसमें दांत आएंगे, चलना उठना बैठना सीखेगा, कुछ शब्दों को बोलना सीखेगा, तो शारीरिक विकास में तीव्रता हो जाती है। फिर मानसिक विकास में तीव्रता हो जाती है, उसके अंदर मानसिक समझ आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। सीखने की तीव्रता, वो हर चीज़ सीखना चाहता है, कुछ भी हो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। कुछ भी आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उसको कोई भी सामान उनको दे दो सबसे पहले वो मुंह में डाल लेंगे, कुछ भी उन्हें, और कुछ भी आपको करते देखेंगे तो उसको करना चाहेंगे। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो भी आपका पेन छीन लेंगे और उसी प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे। यानी उसमें सीखने की क्षमता जो है बहुत तीव्र होती है। दोहराने की प्रवृत्ति, यानी कुछ भी करेगा तो उसको बार बार दोहराएगा। कोई भी काम अगर एक बार देख लिया वो आपको करते हुए तो उसको बार बार दोहराएगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर निर्भरता है, यानी उसके अंदर जिज्ञासा होती है ये कैसे हो गया, हमें भी जानना है इसके बारे में। वो जानना, सब कुछ जानना चाहता है। जितना छोटा रहता है जल्दी से जल्दी सब कुछ जानने की क्षमता, उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि सब कुछ जान ले वो। और स्वप्रेम की भावना, यानी उसको खुद से प्रेम होता है, अपने आप से वो बहुत प्रेम करता है। जैसे डरता बहुत है कुछ भी अलग करने से, जहाँ पे उसको खतरा रहेगा वो अपने आप से प्रेम बहुत करेगा। और आगे हैं उसकी कुछ विशेषताएं, यानी शैशवावस्था की अनुकरण द्वारा सीखने की तीव्रता है। यानी अगर उसे कोई कुछ बताता है तो उसके द्वारा वो बहुत जल्दी सीख लेता है। लड़कों में अपने माँ के प्रति तथा लड़कियों में अपने पिता के प्रति प्रेम का भाव होता है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और ये हकीकत भी है। जो बच्चे होते हैं वो अपनी, मतलब जो लड़के होते हैं बॉयज़, वो अपनी माँ के प्रति थोड़ा ज़्यादा प्रेम रहता है, और जो बच्चियाँ होती हैं उनको अपने पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है। और ये हकीकत है, आप लोग महसूस भी किए होंगे। अब आगे देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो फ्रायड ने जो लड़कों के मातृ प्रेम भाव को आडिपस भावना ग्रंथि तथा लड़कियों में पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि नाम से संबोधित किया है। यानी जो लड़के अपने माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम में झुके होते हैं वो जो है आडिपस भावना ग्रंथि के कारण होता है, तथा लड़कियां जो पितृ प्रेम यानी अपने पिता के प्रति प्रेम भावना में जुड़ी होती हैं वो इलेक्ट्रा भावना की ग्रंथि होता है। यानी 2 ग्रंथियाँ होती हैं। लड़कों में जो अपने माँ के प्रति होती है प्रेम भावना वो आडिपस भावना ग्रंथि के द्वारा होती है, और जो लड़कियों में पिता के प्रति होती है वो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के द्वारा होती है। अब बात करते हैं शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसमें क्या क्या विकास होता है। सबसे पहले लंबाई के बारे में देखेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर यानी लगभग 20 इंच होती है। यानी जन्म के समय बच्चे की लंबाई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी लंबाई 20 इंच होती है यानी 51 सेंटीमीटर। जब बच्चा जन्म होता है उस समय लड़का जो है लड़कियों से आधा इंच बड़ा होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जन्म के समय बालक अगर होगा वो लड़कियों से आधा इंच बड़ा होगा, और पूरी शैशवावस्था में बालक बालिकाओं से लंबे होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है इसमें जो भी बताया गया है। शैशवावस्था नहीं, पूरी शैशवावस्था नहीं, यानी 0 से लेकर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि में बालक जो है बालिकाओं से लंबे होते हैं। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 73 सेंटीमीटर यानी 27 से 28 इंच होती है। मतलब जन्म से लेकर 1 साल तक बच्चे की लंबाई 73 सेंटीमीटर यानी 27 से 28 इंच होती है। दूसरे वर्ष में यह लंबाई बढ़कर 31 से 33 इंच हो जाती है, तथा छठे वर्ष में 40 से 44 इंच हो जाती है। ये हो गया आपका शारीरिक विकास में लंबाई के बारे में। अब चलते हैं आगे, देखते हैं उसका भार कितना होता है शैशवावस्था में। तो जो नवजात शिशु होता है उसका भार लगभग 3 किलो माना जाता है। स्टैंडर्ड भार बताया गया है कि नवजात शिशु का भार 3 किलो होना चाहिए। 6 माह की अवस्था तक भार 2 गुना हो जाता है, यानी ये लगभग 6-7 किलो हो जाता है। बच्चा जो है जन्म के बाद 6 माह तक उसका भार 2 गुना यानी 3 का लगभग 3 का 2 गुना हो गया 6, यानी 6-7 किलो हो जाना चाहिए 6 माह की अवस्था में। 1 वर्ष तक की अवस्था तक भार 3 गुना हो जाता है, यानी लगभग 9 या 10 किलो हो जाता है। 1 वर्ष तक की अवस्था तक भार
तीन गुना, यानी जब जन्म होता है तो उसका 3 किलो होता है, और जब 3 गुना हो गया 1 वर्ष तक, यानी 3 त्रिक का 9 किलो हो जाना चाहिए। 1 वर्ष तक बालक का भार 9 किलो होना चाहिए इसके अनुसार। अब बात करते हैं हम सिर या मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क जो है हमारे पूरे शरीर का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो चलिए मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। नवजात शिशु का जो शरीर होता है उसमें जो नवजात शिशु का जो सिर होता है वो शरीर की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर जो है शरीर की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होगा। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर का लगभग 4 भाग होता है, यानी कि अगर सिर है आपका, देखेंगे ध्यान से, तो कुल शरीर की लंबाई का 4 गुना होता है सिर। इस कथन के अनुसार जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का 4 गुना होता है। और मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसका मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, ठीक है। जन्म के समय 350 ग्राम होता है, और 6 वर्ष की आयु तक उसका 1200 ग्राम हो जाता है। ये ध्यान देंगे, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी मस्तिष्क का वजन जन्म के समय 350 ग्राम और 6 वर्ष की आयु तक 1200 ग्राम होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हड्डियाँ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है, जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि खनिज तत्वों से मिलकर बनी होती है। यानी हम यहाँ पे देखेंगे जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, उनमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी लगभग 270 होती है, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और खनिज तत्वों से मिलकर बने होते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है, याद रखेंगे। हड्डियों की संख्या पूरे शरीर में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और नवजात शिशु में देखिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, 270 होती है। दांत के बारे में देखेंगे। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, यानी बिना दांत का होता है। 6 से 7 माह में दूध के दांत, यानी अस्थायी दांत, दूध के दांत को अस्थायी दांत कहते हैं। यानी क्वेश्चन आएगा कि अस्थायी दांत किसे कहते हैं, तो जो दूध के दांत होते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। ये 6 से 7 माह की अवस्था में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 1 से 2 वर्ष तक सभी दूध के दांत यानी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी दूध के दांत की संख्या 20 हो जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, तो आप 20 देखिए लिखा हुआ है। 1 से 2 वर्ष तक सभी यानी 20 दूध के दांत निकल आते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में 2 अस्थायी दांत भी निकल आते हैं, यानी ये वही दांत हैं जो फिर जीवन पर्यंत आपका साथ देंगे। 5 वर्ष की अवस्था में 2 अस्थायी दांत निकल आते हैं। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं शैशवावस्था के बारे में। जन्म के 15 दिन में शिशु की त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है, यानी पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो रंग होता है वो अस्थायी नहीं होता है, यानी बहुत गोरा होगा या लाल होगा तो वो उसका अस्थायी रंग नहीं है। अगर आपने नवजात बच्चों को देखा होगा तो प्रायः बच्चे बहुत लाल दिखाई देते हैं तो बहुत गोरे दिखाई देते हैं, तो उनका अस्थायी रंग नहीं होता है। 15 दिन के बाद उनका अस्थायी रंग आने लगता है। शैशवावस्था में मॉन्टेसरी पद्धति यानी परियों की कहानी को अधिक महत्व दिया गया है तथा खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। यानी जो जन्म के बाद की अवस्था होती है उनमें बच्चों को परियों की कहानी सुनाई जाती है कि परी की विभिन्न कहानियाँ सुनाई जाती है कि परी आएगी, सो जाओ, नींद लग जाएगी। ऐसे बहुत कहानियाँ आपने सुना होगा बचपन में, या अभी भी जब बच्चों को सुलाया जाता है तो ये परियों की कहानी सुनाई जाती है उन्हें, और खेल द्वारा शिक्षा जाती है। यानी बच्चे खेल खेल में उनको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के अंदर खेल भावना ज़्यादा होती है। शिशु जो है सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये हकीकत भी है, शिशु सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। शैशवावस्था के बारे में क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं, यानी जो 20वीं शताब्दी थी उसे बालक की शताब्दी कहते हैं। ये क्रो की लाइन है, ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि 20वीं शताब्दी को किसकी शताब्दी कहते हैं, तो बालक की शताब्दी कहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही शैशवावस्था के बारे में हमने देखा, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।